तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। देखो, जब बात होती है 28 से 30,000 की तो मैं आपको एक वेल बैलेंस्ड OnePlus Nord 5 हमेशा से रिकमेंड करता आया हूँ। बट उस वीडियो पे काफी भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, भाई हमारा बजट ना देखो 30,000 का नहीं है, 20,000 में भी ना एक ऑलमोस्ट परफेक्ट सा फोन, वेल बैलेंस्ड फोन रिकमेंड करो। अब मैंने यार 6 महीने हो गए 18,000 के फोन टेस्ट करके देख लिए, 20,000 के फोन टेस्ट करके देख लिए, बट मजा नहीं आ रहा था। फिर एक फोन जो 25-26,000 का लॉन्च हुआ था, उस पे होता है प्राइस कट, और प्राइस कट के बाद इस फोन का प्राइस अगर 128GB वेरिएंट लेते हो तो 19,000 हो जाता है। द बेस्ट पार्ट इज 256GB वेरिएंट के लिए आपको सिर्फ 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने हैं और 20,000 रुपीज में मिल जाता है। मैंने खुद ये फोन 10 दिन पहले 20,000 का परचेज करा। मैं बात कर रहा हूँ Realme P3 Ultra की, और ना ज्यादा टाइम लेते हुए सीधा बताता हूँ कि क्यों मुझे ये फोन एक वेल बैलेंस्ड फोन लगता है। कमियां हर फोन में होती है, अब ये एक रिव्यू है तो मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। स्टिल 20,000 रुपीज में प्राइस कट के बाद मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो Realme ने स्पॉन्सर करी है, पता नहीं क्यों लग रहा है, इतने पुराने फोन की वीडियो ऐसे करते नहीं है वो, तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक दूसरे ब्रांड का फोन भी रिकमेंड कर दूंगा ताकि आपके मन में जो छोटा सा डाउट है वो भी दूर हो जाए। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो Realme P3 Ultra मैंने खुद परचेस करा है, आगे भी सारे फोन्स में खुद परचेस करूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है बस वो वीडियो देख लो, उससे थोड़े पैसे आ जाएंगे और फोन्स खरीदते रहेंगे। मैंने इस फोन को जब फर्स्ट टाइम होल्ड करा, देन 20,000 के फोन से ऐसा ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती, बट इस फोन का वेट काफी कम है, 183 ग्राम्स के राउंड इसका वेट है और काफी स्लीक सा फोन है, 7.3 mm थिकनेस है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरे को फोन काफी कंफर्टेबल फील हुआ। हाँ, एक हाथ से यूज नहीं कर सकते, 6.83 इंचेस की डिस्प्ले आती है तो थोड़ा बड़ा फोन है, 2 हाथ से यूज कर पाओगे, बट ये डिस्प्ले क्वाड कर्व है। और फर्स्ट इंप्रेशन में इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, इनफैक्ट इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसका व्हाइट कलर लोगे तो पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है, प्लास्टिक की बैक है, ऐसे टेबल पे भी रखोगे ना तो स्लाइड करोगे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये वीगन लेदर लेना, बाकी कलर्स में वीगन लेदर मिलता है। एक तो ग्रिप बड़ी अच्छी बनती है, फोन बिल्कुल भी स्लिपरी फील नहीं होता, मैं बिना कवर के यूज कर रहा हूँ। दूसरा, इस पे इजिली स्क्रैचेस भी नहीं आते, तो यही वाला कलर आप कंसिडर करना वीगन लेदर में। इस फोन में जो डिस्प्ले मिलती है वो 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। ऑन पेपर नंबर्स कोई ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, 1200 निट्स की HPM ब्राइटनेस मिलती है, बट आउटडोर में बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट जब तक नहीं थी तो डिस्प्ले इजीली विजिबल थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और इंडोर में तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक OLED डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है इसमें। द बेस्ट पार्ट इज ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है। अगर कोई ऐप 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पे चल रही है तो आप मैनुअली उस ऐप को फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे यूज कर सकते हो। ये चीज ना बहुत बढ़िया है। इस सेगमेंट में एक फोन और आता है Poco X7 Pro, वहां पे कुछ ऐप्स हैं जिनका रिफ्रेश रेट चाहे आप मैनुअली सिलेक्ट कर लो, उसके बाद भी ना फॉर सम रीजन वो 120 हर्ट्ज पे नहीं चल पाती। मैंने इस डिस्प्ले पे ना काफी कंटेंट देखा है, काफी मूवीज देखी है। इनफैक्ट जो इंडिया वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स का वर्ल्ड कप फाइनल था वो भी इसी फोन पे देखा है। एक तो इंडिया मैच जीत गई, उससे मैं बहुत खुश हुआ। दूसरा, इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। यूट्यूब पे आप HDR कंटेंट देख सकते हो, वो भी 4K में, बट हाँ नेटफ्लिक्स पे वो ऑप्शन नहीं मिलता। बट मुझे पर्सनली एक चीज लगती है, अगर कोई 20,000 की रेंज में फोन लेता है तो शायद नेटफ्लिक्स का सबसे प्रीमियम प्लान तो नहीं लेगा, तो आई गेस वो चीज इतनी मैटर नहीं करती। अगर ये दे देते तो अच्छा होता, नहीं दिया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, अच्छे डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले को लेके कोई कंप्लेन नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 7i का यूज करा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है, एक्यूरेट है, बस इसकी पोजीशन थोड़ी सी और ऊपर होती तो थंब इजीली रेस्ट कर लेता, क्योंकि 10 दिनों में मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, फोन का ना साइज बड़ा है इस वजह से, बट धीरे धीरे शायद आदत हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जो काफी लाउड तो हैं। म्यूजिक आउटपुट थोड़ा सा और रिच, थोड़ा सा और बेस अगर होता तो ज्यादा अच्छा रहता, बट आई गेस मैं 20,000 में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस के हिसाब से शायद मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। इवन रात को अपने रूम में बिल्कुल डिम लाइट्स में फोन को मैं बिल्कुल लो ब्राइटनेस पे यूज करता हूँ, तो ऐसा ज्यादा आई फटीग भी नहीं होता, डिस्प्ले फ्लिकर नहीं करती। 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, विच इज अ गुड थिंग। तो डिस्प्ले एकदम सॉर्टेड है, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। एक चीज और मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो ओवरऑल फोन को यूज करने के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं कम प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लैगशिप जैसा फील देती है, वो है इस फोन के ओ हैप्टिक्स। अच्छे हैप्टिक्स होना एक बात है, बट उसको यूजर इंटरफेस में अच्छे से इंप्लीमेंट करना वो दूसरी बात है। Realme ने दोनों ही एस्पेक्ट्स में कमाल की है। जब भी टाइपिंग कर रहा होता हूँ तो प्रॉपर अच्छी वाइब्रेशन फील होती है,
इवन वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करते टाइम या ब्राइटनेस कम ज्यादा करते टाइम, इवन ऐप ड्रॉअर में या रीसेंट ऐप्स में जब जाते हैं तो हर जगह जहां पे पॉसिबल था इन्होंने अच्छे से हैप्टिक्स को इंप्लीमेंट करा है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, इससे पहले आप फोन को यूज करना स्टार्ट करो, फोन को फर्स्ट टाइम बूट करते टाइम, सेटअप करते टाइम 3 ऑप्शंस आएंगे, इनको डिसेबल कर देना। पहला है ग्लांस, दूसरा है ग्लोबल सर्च और तीसरा है ऐप मार्केट, सो दैट आपको फालतू की नोटिफिकेशंस और ऐप रिकमेंडेशन ना आए। ये 3 चीजें करने के बाद भी कुछ ऐप्स हैं जैसे कि रियलमी स्टोर, थीम स्टोर, इंटरनेट, ये आपको बार बार नोटिफिकेशंस भेजते हैं, तो उनको भी आपको मैन्युअली डिसेबल करना पड़ेगा नोटिफिकेशंस को। उसके बाद कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, ऐप मार्केट की नोटिफिकेशंस भी डिसेबल कर देना, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। अगर ये सब नहीं करते हो तो थोड़ा सा आप इरिटेट होगे। अब ये यूजर इंटरफेस है कैसा? आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पे चल रही है और रियलमी UI या फिर आप कह लो ऑक्सीजन OS, ये सब कहीं ना कहीं कलर OS के ऊपर ही बेस्ड है। स्टिल OnePlus के फोन्स में थोड़ा सा यूजर इंटरफेस ज्यादा पॉलिश्ड है। थोड़ी देर में बताता हूँ वो दूसरा फोन कौन सा है। पहले बात करते हैं रियलमी UI की। इसमें जो एनिमेशंस हैं वो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ फील होते हैं। जब भी कोई ऐप को ओपन या क्लोज करो, रिसेंट ऐप्स में जाओ या ऐप्स के बीच में स्विच करते टाइम बिल्कुल फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिलता है। उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें जो चिपसेट मिलता है वो काफी केपेबल है, जिस वजह से ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। कहीं पे भी कोई लैग या स्टटर एज सच नोटिस नहीं करोगे आप। इन 10 दिनों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक माइनर सा स्टटर नोटिस किया था, उसके अलावा फोन एकदम फ्लॉलेस। एक चीज बताता हूं मैं आपको, कई बार क्या होता है हम मल्टीपल फोटोज क्लिक करते हैं, उसके बाद जब कैमरा ऐप को बंद करते हैं तो एक लैग आता है। ये काफी सारे फोन्स में होता है, बट इसमें ऐसा एक बार भी नहीं होता। तो चिपसेट भी काफी केपेबल है, सॉफ्टवेयर भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, परफॉर्मेंस को लेके ना कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जहां तक रही बात रियलमी UI की, तो इसमें कस्टमाइजेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात हो, होम स्क्रीन कस्टमाइज करनी हो, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी हो, इवन फीचर्स भी ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। ऐप लॉक ये तो बहुत बेसिक हो गया, डुअल ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। इवन इसके अंदर ना आपको AI के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो काफी सारे दे रखे हैं। मैं 1 या 2 ही यूज करता हूँ, ज्यादा यूज नहीं करता, बट अगर आप करते हो देन ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। मैं पर्सनली जेमिनी ज्यादा यूज करता हूँ और सर्कल टू सर्च ज्यादा यूज करता हूँ, तो वो तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा था। इसमें डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा चिपसेट मिलता है। Antutu स्कोर की अगर बात करें तो 14 लाख के अराउंड आते हैं। और जो भाई वेट कर रहे थे कि फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, सीधा उस पे आता हूँ। BGMI के अंदर आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 90 FPS पे गेमिंग करना, बिकॉज 90 FPS पे सबसे ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट FPS मैंने नोटिस करे। 85 FPS नॉर्मली रहते हैं। कई बार 1 घंटा हो गया था, 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद भी मेरे को एज सच ज्यादा फ्रेम्स ड्रॉप होते हुए नहीं दिखे। बट लेट्स से बहुत ज्यादा जब एक्शन हो रहा होता है, एकदम से को हर तरफ से अटैक हो रहा है, तब एक बार को थोड़ा बहुत ये FPS ड्रॉप करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छे कंसिस्टेंट FPS मिल रहे थे। एंड कंसिडरिंग इट्स अ 20,000 रुपी फोन, मैं गेमिंग परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुआ। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको गेंशिन इम्पैक्ट जैसे AAA टाइटल्स खेलने हैं देन वहां पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट 10 से 15 मिनट 20 मिनट गेमिंग करने के बाद ही आप नोटिस कर लोगे कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो उतनी ज्यादा ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स उतने अच्छे कंसिस्टेंट FPS नहीं दे पाती, बट अदरवाइज BGMI जैसी गेम्स तो एकदम स्मूथली चलती हैं। इवन 1-1.5 घंटा गेमिंग करने के बाद भी ये फोन थ्रॉटल नहीं करता। मतलब मैंने नहीं नोटिस करा एक बारी भी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया हो एकदम से, या आउटडोर में मैंने कुछ 10-15 पिक्चर्स कैप्चर करी हो तो फोन हीट नहीं करता है सच, विच इज अ गुड थिंग। बैटरी बैकअप अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस जैसे कि बताया बढ़िया है, तो काफी घंटे गेमिंग करोगे तो बैटरी बैकअप के लिए इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है। और थोड़ा सा रिसर्च करा मैंने, पता नहीं क्यों कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये फोन बैटरी बैकअप 6000 mAh की बैटरी को कंसिडर करते हुए उतना अच्छा नहीं दे रहा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में स्टार्टिंग के 6 से 7 दिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि बैटरी बैकअप कम दे रहा है, बट एक चीज मुझे पता है कि फोन 10 से 15 दिन लेता है, आपके यूजेज को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद जाके बैटरी ठीक से ऑप्टिमाइज होती है एंड तब पता चलता है कि फोन बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है। शुरू के 6-7 दिन थोड़ा सा बैटरी बैकअप मुझे कम लग रहा था, बट आई गेस उसके बाद ये समझ गया था मेरा यूजेज क्या है। एंड इसने मुझे 5G पे, मैंने वाईफाई पे टेस्ट ही नहीं करा ऐसा ज्यादा, इसने मुझे 5G पे 9 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, जिसके अंदर मैंने डेली बेसिस पे 1 घंटा BGMI भी खेली है, उसके बाद भी 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम। तो बैटरी बैकअप से मैं बहुत खुश हूँ। 80 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है एंड चार्जिंग भी बहुत जल्दी, मतलब 60 मिनट्स में ये
100% फुल चार्ज हो जाता है। अगर तब भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो सेटिंग्स में जाके स्मार्ट रैपिड चार्जिंग को अनेबल कर देना, वो शायद डिसेबल हो रखी होगी, इस वजह से आपको टाइम ज़्यादा ले रहा होगा। उसके बाद तो ये 60 मिनट्स ही लेता है। अब पिछले 10 दिनों में मैंने इस पे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स लिए हैं और 5G पे दबा के इंटरनेट भी यूज़ करा है। देखो कॉल क्वालिटी तो मेरे को अच्छी लगी, इनफैक्ट टॉप साइड पे इसमें 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं। अगर आप कभी बाहर ट्रैफिक में होगे, जैसे कि एक बार मैं था, तो इसमें ऑप्शंस में जाके क्लियर वॉइस को अनेबल कर देना सो दैट जो नॉइस कैंसिलेशन है वो और बेटर तरह से वर्क करेगी। और ये एक्चुअली में मैंने डिफरेंस नोटिस करा है, सामने वाले पर्सन को ट्रैफिक की आवाज में डेफिनेटली फर्क नोटिस होता है। सेकंड, इंटरनेट स्पीड कैसी है। 4G प्लस इसमें हमेशा दिखाता है, 5G भी हमेशा दिखाता है, बट फॉर सम रीजन रियलमी के इस फोन में और बाकी भी कुछ फोन्स हैं जहां पे 5G प्लस का फॉर सम रीजन दिखाता ही नहीं है नेटवर्क। तो कैरियर एग्रीगेशन पे वर्क करने की जरूरत है। लेकिन 5G स्पीड कैसी आती है, बहुत बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। YouTube वीडियोस भी देखी हैं, एप्स भी डाउनलोड करी है, एक बारी भी कोई इशू नहीं आया। बिना अनाउंसमेंट के कॉल्स रिकॉर्ड करनी है, देखो बाय डिफॉल्ट तो गूगल का डायलर मिलता है, लेकिन प्ले स्टोर पे जाके सिंपली वो डायलर इंस्टॉल कर लो। उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, दबा के जितनी मर्जी करो रिकॉर्ड कॉल्स, किसको पता चल रहा है। फाइनली अब कैमरा की बात कर लें। देखो इसमें जो कैमरा सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, ये सोनी IMX896 है, लेकिन सेंसर साइज प्राइस को कंसिडर करते हुए कोई बहुत छोटा नहीं है। 1/1.56 इंच का सेंसर साइज है। अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। अगर आप जॉइंट फैमिली में जब तक नहीं रहते तब तक उस सेंसर को, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को अवॉइड करना, यूज करना, वो बहुत बुरी इमेजेस कैप्चर करता है। लेकिन जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, अगर उसको आप सफिशिएंट लाइट दोगे, कहने का मतलब है आउटडोर में या डे लाइट में अगर आप इमेजेस कैप्चर करोगे तो वो डायनामिक रेंज भी डिसेंट कैप्चर कर लेता है। कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड होते हैं बट वो अच्छे लगते हैं। द बेस्ट पार्ट इज डिटेल्स सफिशिएंट देखने को मिलती हैं। अगर आप इमेज को जूम करके भी देखोगे ना तो भी आप नोटिस करना कि इमेजेस काफी शार्प आ रही हैं। कंप्लेन मेरे को सिर्फ इतनी है, रियलमी के ये जो रियलमी क्या इस सेगमेंट में आने वाले काफी सारे फोन्स में ना स्किन टोन्स नेचुरल देखने को नहीं मिलती। बस इमेज कैप्चर करने के बाद उसको थोड़ा सा एडिट कर लेना, थोड़ी सी वार्म टोन ऐड कर लेना, तो स्किन टोन थोड़ी सी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगी। कोई टेलीफोटो लेंस वगैरह नहीं है, कम यार सस्ता फोन है समझो। प्राइमरी सेंसर में एज डिटेक्शन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, थोड़ी बहुत स्मज्ड एजेस देखने को मिलती हैं। बैकग्राउंड ब्लर डिसेंट देखने को मिलता है और मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स अच्छी देखने को मिल जाती हैं। ऑब्वियसली सब्जेक्ट फोकस या सब्जेक्ट सेपरेशन नथिंग फोन 3a प्रो जितना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे एक प्रॉपर पेरिस्कोप लेंस मिलता है। तो अगर कैमरा ही मेन प्रायोरिटी हो देन आप नथिंग फोन 3a प्रो पे जा सकते हो। बट यार उस फोन में ना थिकनेस काफी ज्यादा है, प्रोसेसर इतना केपेबल नहीं है और उसका प्राइस भी ज्यादा है। Realme P3 Ultra कहीं ना कहीं मेरे को ओवरऑल एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। इवन अगर इसकी मैं आपको कुछ लो लाइट की इमेजेस दिखाऊं देन इमेजेस में जितनी नॉइस मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं है। मैंने बहुत एक्सपेंसिव फोन्स भी टेस्ट करे हैं जो 35,000 की रेंज में आते हैं या 40,000 की रेंज में आते हैं, उनमें नॉइस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कैमरा सेंसर छोटा होता है। लेकिन इमेज प्रोसेसिंग रियलमी ने इस फोन में ठीक करी है, बिकॉज नॉइस होती है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बताया, डिटेल्स ठीक देखने को मिल जाती हैं, बट येस लो लाइट में स्पेशली थोड़ी सी देखो इमेजेस में ओवर शार्पनिंग देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी है। कुछ लोगों को इस तरीके की इमेजेस पसंद आती है, पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो वो 16 मेगापिक्सल का है और डे लाइट में अगेन डिसेंट सेल्फीज आती हैं। बट एक ही इशू है कि अगेन स्किन टोन्स रियलिस्टिक और नेचुरल देखने को नहीं मिलती, तो थोड़ा बहुत आपको एडिट करना पड़ेगा। फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रेयर कैमरा में 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाओगे। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, कम से कम 50,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो अच्छी 4K वीडियोस हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सके। तो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो इस फ़ोन का जो प्राइस है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है फ्लिपकार्ट पे। कभी 1,000-1,500 रुपये ज़्यादा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, तो वेट कर लेना। और मैंने इसको जब परचेज करा है 10 दिन पहले, तब फ्लिपकार्ट पे कोई सेल नहीं चल रही थी। सेल ओवर होने के बाद रियलमी ने इसका प्राइस कम किया है। रियलमी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी समझ से बाहर हो सकती है, बट लेट्स से आपको जब भी 20,000 में 256 GB वेरिएंट मिले आप उठा लो, क्योंकि इसमें स्टोरेज भी UFS 3.1 मिलती है, रीड राइट स्पीड अच्छी है, LPDDR5X रैम है एंड 20,000 रुपीज़ में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। स्टिल अगर आपको फॉर सम रीज़न ये फ़ोन समझ नहीं आता, लेट्स से आप क्वाड कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स कंसिडर नहीं करते, आपको फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है, सो दैट आप
चाहे इजीली टेम्पर्ड ग्लास वगैरह अप्लाई कर सको, देन OnePlus Nord CE5 आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो, जो एक तो आपको 20,000 में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको 22,000 रुपीज तक या 21,500 रुपीज तक स्पेंड करने पड़ सकते हैं, और उसमें भी 128 GB वेरिएंट आएगा। बट अगेन उसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि UI आपको ज्यादा क्लीन देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा पॉलिश्ड वर्जन लगता है वो ColorOS का। नेगेटिव पॉइंट, उसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं है, और हैप्टिक्स बिल्कुल बेसिक वाले हैं, 10-15 हज़ार के फोन जैसे। Realme P3 Ultra में एज सच अगर मेरे को कोई कमियां ढूंढनी हो, देन एक वही कैरियर एग्रीगेशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक वेल बैलेंस सा फोन है, जिसको 20,000 रुपीज में मैं इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ सबको। मैंने प्रोडक्ट टैग करा है, चाहो तो आप सीधा वहीं से परचेज कर सकते हो। और यहाँ तक अगर वीडियो देखी है, देन वेट क्यों कर रहे हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वो देखना मत भूलना।